हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल जफर सर बायोलॉजी पर। अब तक एबीटीए का 2 पेपर आपको सॉल्व करवाया जा चुका है। अगर आपने अभी तक ये सॉल्व नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए सॉल्व देखिए। क्वेश्चन को देखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जिसको समझ करके सही आंसर को टिक करना एक डिफिकल्ट टास्क बन गया है। एबीटीए का क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि सेमेस्टर नंबर 3 में क्वेश्चन के पैटर्न को देखना और समझने का ये सबसे बढ़िया जरिया है कि आप एबीटीए के क्वेश्चन को देखें। तो एबीटीए सॉल्व सीरीज का अब तक 2 लेक्चर आ चुका है। आज बाबू थर्ड सेट को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं एबीटीए का SC 162। चलिए जो बच्चा SC 162 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अब जैसे जैसे हम लोग सेट में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का टाइप भी बदलेगा। तो देखते हैं इस वाले सेट में किस टाइप का क्वेश्चन है। पिछले वाले सेट में तो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक भी था, वो भी हम आपको बता दिए थे। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करेंगे। SC 162। तो SC 162 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए बच्चा। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एग इन एम्ब्रायो सैक। क्या कहेंगे भाई? फ्यूजन ऑफ मेल और एग को, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या कहते हैं? वैसे तो तुम फर्टिलाइजेशन के टर्म को जानते होगे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में जब फ्यूज करता है तो टर्म फर्टिलाइजेशन यूज होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के अलावा यहाँ पर एक और टर्म यूज कर सकते हैं विच इज कॉल्ड सिनगैमी। तो आप फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट के लिए फर्टिलाइजेशन का एक और सिनोनिम वर्ड है। सिनोनिम का मतलब होता है जो सेम मीनिंग रखता हो, तो आप यहाँ पे सिनगैमी का वर्ड को यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ा जाए। चलिए नंबर 2, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले डेवलपमेंट में रॉन्ग स्टेटमेंट को पता लगाना है। 4 स्टेटमेंट है, रॉन्ग कौन सा है? चलिए देखते हैं। ओवरी वॉल डेवलप इनटू पेरिकार्प, क्या ये सही है? ओवरी का वॉल क्या पेरिकार्प में डेवलप होता है? बिल्कुल सर, पेरिकार्प में डेवलप होता है, तभी तो फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो ये स्टेटमेंट तो भाई सही हो गया। फ्यूजन ट्रिपल न्यूक्लियस डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, यस, ट्रिपल न्यूक्लियस ही एंडोस्पर्म में डेवलप होता है, ये भी सही है। आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू टेगमेन, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या आउटर इनवॉल्व जो होता है ये ओव्यूल का, वो टेगमेन में डेवलप होता है? आंसर है नहीं सर, यहां भूल हो गया। ये टेगमेन नहीं होना चाहिए, टेस्टा होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। बोल रहा है आउटर इंटेगुमेंट डेवलप इनटू टेगमेन, तो याद रखिएगा आउटर वाला डेवलप होता है टेस्टा में। किसमें डेवलप होगा बाबू? टेस्टा में। और टेगमेन जो डेवलप होता है वो इनर लेयर में डेवलप होता है। सीड के लेयर में चले जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के लास्ट के टॉपिक में सीड पढ़ाया गया आपको, वहां पे जाकर के देखिएगा टेस्टा एंड टेगमेन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन निकल करके आ रहा है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर सी है बाबू, सी 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 सी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीनोगैमी किसका दूसरा नाम है बच्चा? जीनोगैमी किस टाइप के पॉलिनेशन का दूसरा नाम है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का एक और नाम है जीनोगैमी। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? पॉलिनेशन बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स। ये तो पहले में ही सही हो गया भाई। पॉलिनेशन बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स, जब अलग अलग प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन होता है तो ऐसे पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं या फिर जीनोगैमी बोलते हैं ना जी। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एम्ब्रायो सैक डेवलप्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। एम्ब्रायो सैक जो कि फीमेल गैमेटोफाइट होती है, बोल रहा है कि वो मेगास्पोर मदर सेल से डेवलप करती है थ्रू कौन कौन से सेल डिवीजन से? 1 मियोसिस 2 माइटोसिस, 1 मियोसिस 3 माइटोसिस, 1 मियोसिस 2 मियोसिस या 2 मियोसिस 2 माइटोसिस। क्या होगा इसका जवाब? क्या होगा इसका आंसर? चलिए पहले तो ये समझ लीजिए कि पहले मियोसिस होगा, ये सही बात है। तो जहां पर 1 मियोसिस है वो सब स्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे, 2 मियोसिस नहीं होगा, तो डी को हम लोग पहले ही बाहर करते हैं। अब हमको देखना है कि मियोसिस एंड मियोसिस नहीं होगा, सीक्वेंस है मियोसिस और माइटोसिस का, तो सी भी बाहर हो गया। अब इसमें से कोई एक आंसर है, या तो 1 मियोसिस 2 माइटोसिस या 1 मियोसिस 3 माइटोसिस। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये मेगास्पोर मदर सेल के बाद बना हुआ मेगास्पोर है, इसके अंदर में 1 न्यूक्लियस। तो भाई मेगास्पोर मदर सेल से ये जो एक सिंगल स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है ये 1 मियोसिस के बाद हुआ है। तो 1 मियोसिस का सेल डिवीजन हुआ
तब ये तुम्हारा स्पोर बना। तो 1 मियोसिस हम लोग का कंप्लीट हो गया है, 1 मियोसिस हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब देखना है कि 2 माइटोसिस होगा कि 3 माइटोसिस होगा। अब इसका जो न्यूक्लियस है बाबू, इस न्यूक्लियस में पहला माइटोसिस होगा तो इससे 2 न्यूक्लियस बनेगा, फिर एक और, ये 1 माइटोसिस हुआ, ठीक है, 1 माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस बना, एक और माइटोसिस होगा 4 न्यूक्लियस बनेगा, एक और माइटोसिस 4 न्यूक्लियस, एक और माइटोसिस होगा और 4 न्यूक्लियस बनेगा, और ऐसे टोटल 8 न्यूक्लियस हो जाएगा। आप पढ़े हो ना 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, तो 8 न्यूक्लिएट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस बनाने के लिए 1 2 3 टोटल 3 माइटोसिस करना पड़ा। तो आंसर विल बी बी, 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस, 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस। चलिए आगे बढ़े। असर्शन रीजन, चलिए पढ़ते हैं असर्शन रीजन। स्पोरोजीनस सेल, स्पोरोजीनस सेल कहां पर प्रेजेंट रहता है? स्पोरोजीनस सेल प्रेजेंट रहता है एंथर में। बोल रहा है कि स्पोरोजीनस सेल डायरेक्टली बिहेव करता है एज अ मेगा स्पोर मदर सेल। नहीं बाबू, मेगा स्पोर मदर सेल तो एंथर में कोई सीन ही नहीं, ये सीधा पहुंच गया तुम्हारा फीमेल वाले पार्ट। असर्शन रॉन्ग हो गया बाबू। रीजन में देखते हैं, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायो सैक इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। अभी ऊपर ही इसके बारे में बता रहे थे कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, ये स्टेटमेंट सही है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। असर्शन गलत है, रीजन सही, कहां गया? assertion is true but reason is wrong, both are wrong, both are true, both are true। ये भैया क्या क्वेश्चन है, ऑप्शन ही नहीं। स्पोरोजीनस सेल डायरेक्टली बिहेव एज मेगा स्पोर मदर सेल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो असर्शन रॉन्ग। असर्शन रॉन्ग के लिए कुछ यहां दिया ही नहीं है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायो सैक इज 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, स्टेटमेंट सही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। एबीटी एक ऐसा क्वेश्चन बना रहे हो भाई, ऐसा क्वेश्चन बना जो ढंग का हो, और यहाँ पे लिख देते हैं असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है ही नहीं। अगर ऐसा आपके एग्जाम में हो जाए तो क्या होगा? अगर आपका ऐसा एग्जाम में हो जाए, आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर दीजिएगा, क्वेश्चन रॉन्ग होने पर आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेंस्ट्रुएशन इज कॉज्ड बाय, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है बाबू। मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो क्यों होता है? सिंपल सा आंसर है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल के बॉडी के अंदर में घट जाने की वजह से। क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर में जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसको प्रोजेस्टेरॉन बनाए रखता है, और अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हो जाए तो ऐसे केस में एंडोमेट्रियम वॉल टूट जाता है और फिर वो बॉडी से बाहर आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7, द हार्मोन दैट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हार्मोन कौन सा है वो जो प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन को और कॉर्पस ल्यूटियम को भी बनने से रोक देता है। क्या लगता है तुमको? 4 ऑप्शन यहां तुमको दिया जा रहा है, 4 ऑप्शन तुमको यहां पे दिया जा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एलएच या एफएसएच। किस हार्मोन को तुम मानते हो कि वो ओव्यूलेशन को रोकता है? करता नहीं है, रोक देता है, और कॉर्पस ल्यूटियम के बनने को भी रोक देता है। तो तुमको चलो जल्दी से एक कॉन्सेप्ट बता दें हम, तुम तुरंत टिक कर लेना, आपसे ध्यान रखना। प्रोजेस्टेरॉन जो है ना बाबू, प्रोजेस्टेरॉन, इसको नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोला जाता है, पता है तुमको? प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आंसर यहाँ प्रोजेस्टेरॉन होगा। क्यों होगा वो भी हम तुमको बता देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का एक नेगेटिव फीडबैक जाता है हम लोग के पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के ऊपर में, ताकि हाइपोथैलेमिक हार्मोन और जो पिट्यूटरी से निकलने वाला एलएच और एफएसएच है उसको रोका जा सके। क्यों रोका जा सके? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन फर्दर और फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं करवाना चाहता है, क्योंकि एक डेवलपमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर प्रेगनेंसी का भी केस हो सकता है। तो ऐसे केस में प्रोजेस्टेरॉन का एक नेगेटिव फीडबैक जाता है ताकि न्यू ओवम का फॉर्मेशन ना हो, न्यू कॉर्पस ल्यूटियम ना बने। तो ओव्यूलेशन को भी रोक करके रखेगा और कॉर्पस ल्यूटियम को भी रोक कर रखेगा। आंसर विल बी प्रोजेस्टेरॉन बच्चा। आगे बढ़े, चलिए 8 नंबर, Which secretion are produced by spermatozoa? इनमें से कौन सा सिक्रीशन स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म से, हम लोग जिसको शॉर्ट में स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म से होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम में इनमें से कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है स्पर्मेटोजोआ? और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर फर्टिलाइजिन एंड स्पर्मिलाइसिन, ओनली स्पर्मिलाइसिन, फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्मिलाइसिन। याद रखिएगा एंटी फर्टिलाइजिन ओवम के पास होता है, ठीक है, एंटी फर्टिलाइजिन ओवम के पास होता है। तो इसी के साथ ऑप्शन सी और डी निकल गया। फर्टिलाइजिन स्पर्म के पास होता है बाबू, और ये भी स्पर्म के पास होता है स्पर्मिलाइसिन। तो ऑप्शन विल बी ए,
तो आप लोग पढ़े होंगे कि स्पर्म के सर के ऊपर में एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एक्रोसोम, और एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनमें से एंजाइम्स ये भी हैं जिनका नाम है स्पर्मीलाइसिन और फर्टिलाइजिन। देखिए ये सब एंजाइम्स एसेंशियल होते हैं, एक तो फर्टिलाइजेशन में, ओवम के अंदर में ड्रिल करने में, दूसरी बात फर्टिलाइजिन नाम का जो एंजाइम है उसको यूज किया जाता है कॉम्पैटिबिलिटी चेक करने के लिए। कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है बच्चा कि स्पर्म और ओवम एक ही स्पीसीज का है या फिर एक ही स्पीसीज का नहीं है। अगर हम ह्यूमन को ओवम ले लें और किसी दूसरे एनिमल के स्पर्म ले लें तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने के लिए जिस केमिकल रिएक्शन को बनाया गया है वो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्पर्म को कैपेसिटेट करना। स्पर्म को कैपेसिटेट करने का मतलब होता है स्पर्म को एक्टिव करना, और ये स्पर्म को एक्टिव करने का काम कहाँ होता है? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। जब इंसेमिनेशन हो जाता है, मेल से स्पर्म निकल करके फीमेल बॉडी के अंदर चला जाता है, तो वहां उसको एक्टिव करने का काम किया जाता है विच इज कॉल्ड कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। तो ए नंबर ऑप्शन सही है बाबू। आगे बढ़े, फिर से असर्शन आ गया। In humans, the gamete contributed by the male determines whether the child produced will be male or female। ये सही बात है, ह्यूमन में मेल गैमेट डिटरमाइन करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। सेक्स इन ह्यूमन इज पॉलीजेनिक ट्रेट, यही गलत हो गया, इससे आगे बढ़ना ही नहीं है। सेक्स इन ह्यूमन इज पॉलीजेनिक ट्रेट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हम लोग के अंदर में जेंडर पॉलीजेनिक ट्रेट नहीं है, ये सीधा क्रोमोसोम से डिसाइड किया जाता है। तो इसका आंसर है कि इस असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत। ये ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग। चलिए जी आगे बढ़े। अमंग द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड कंप्लीटली। आसान क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कभी ठीक नहीं हो सकता। तो आपको पता ही है कि भाई एड्स जो है वो कभी ठीक नहीं होता, तो एड्स वाला जो होगा वो दोनों में से कोई एक होगा, बाकी ये दोनों तो गलत हो जाएगा। अब एड्स में आ जाएगा एड्स, साइफिलिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स जेनिटल हर्पेस और हेपेटाइटिस बी। ये है बाबू, एड्स, जेनिटल हर्पेस और हेपेटाइटिस बी, ये डिजीजेस कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होती हैं अगर ठीक हो जाए तो। अगर हो जाए तो ठीक, नहीं अगर हो जाए तो। अभी तक इसका इलाज हम लोग के पास में नहीं है। आगे बढ़े। मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज किया जाता है? आईयूडी मारेंगे बाबू, इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंडिया में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड है। चलिए, एमनियोसेंटेसिस को क्यों यूज किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस को यूज किया जाता है टू डिटेक्ट जेनिटल एबनॉर्मेलिटी। हम लोग बच्चे के अंदर में अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, अगर कोई सिंड्रोम हो सकता है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ऐसे केस में डॉक्टर एमनियोसेंटेसिस सजेस्ट करते हैं और उससे पता लगाया जा सकता है। देखिए टाइम को वेस्ट नहीं करें, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। एमनियोसेंटेसिस को बी नंबर के साथ मैच करेंगे कि ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, राइट द करेक्ट आंसर बाय कंबाइनिंग कॉलम 1 कॉलम 2। चलिए कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलाना है, ये तो हम लोग पहले भी करके आए ना बाबू, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाने का काम पहले भी करके आए। गोनोरिया को मैच करा दीजिए निसेरिया के साथ, 1 का 2 एक ही में मिल गया। हाँ आसान, 1 का 2 एक ही था इसमें डी नंबर में, 1 का 2। गोनोरिया इसके साथ मिल जाएगा, एड्स किसके साथ मिल जाएगा? एड्स जाकर के एचआईवी के साथ मिलेगा, साइफिलिस जो है वो ट्रेपोनोमा के साथ मिलेगा, और जेनिटल वॉर जो है वो पैपिलोमा वायरस के साथ। ये है इसका सीक्वेंस करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से असर्शन रीजन आ रहा है। वैसेक्टोमी प्रोटेक्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस बट इज नॉट अ suitable मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोसेस। क्या बक रहे हो, क्या बक रहे हो? वैसेक्टोमी प्रोटेक्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, ये रॉन्ग है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसेक्टोमी से स्पर्मेटोजेनेसिस पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। इन वैसेक्टोमी सेमिनल फ्लूइड डज नॉट कंटेन एनी स्पर्म, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, असर्शन रीजन और ट्रू नहीं होगा, असर्शन रीजन ट्रू नहीं होगा, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग। एबीटीए भाई कौन सा नशा करता है? वैसेक्टोमी प्रोटेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस बट इज नॉट अ suitable मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोसेस। भाई वैसेक्टोमी जब करते हैं तो इससे स्पर्मेटोजेनेसिस में कहां होता है भाई? वास्ट डिफरेंस को काट देते हैं, स्पर्म तो बनेगा ही टेस्टिस के अंदर। फिर से भूल है भाई, फॉल्स एंड ट्रू होना चाहिए, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। ठीक है चलो आगे बढ़ो, खाली करो भाई, खाली करो, खाली करो, भारी हो रहा है यहाँ। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू। एबीओ ब्लड ग्रुप ह्यूमन के अंदर में जो देखने को मिलता है वो किस टाइप का सिस्टम है? मल्टीपल एलिलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है मल्टीपल एलिलिज्म का। कौन कौन से एलील होते हैं? IA, IB, IO, तीन एलील मिलकर के काम कर रहे हैं।
तो मल्टीपल एलीलिज्म। आगे बढ़ेंगे बाबू। इन क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए, कैपिटल बी, क्रॉस स्मॉल ए, स्मॉल बी, द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन जीनोटाइप बिटवीन कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए। क्या है यार, क्या क्वेश्चन है? बोल रहा है कि ये इनको बीच में अगर तुम क्रॉस कर दो तो F2 जेनोटाइप का ये जो जेनोटाइप दिया है तुमको, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, क्या होगा रेशियो? क्या क्वेश्चन बनाता है भाई, टाइम वेस्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के ऊपर लिख दो टाइम वेस्ट, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे टाइम मांगेगा। कैसे बनेगा पहले ये तो समझो। तो आपको सिंपली डाई हाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आपके माइंड में रेशियोज उतने अच्छे से नहीं है, जो किसी बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है, कि मेरे ख्याल से किसी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है कि ऐसे डायरेक्टली जीनोटाइप देख करके वो रेशियो बता दे बाबा, ये मुश्किल काम है। चलो लेकिन करना कैसे वो तो समझ लेते। तो ये आप ध्यान से देखिए, ये फॉर्मेट आपको लग रहा है कैपिटल आर, कैपिटल वाई क्रॉस स्मॉल आर, ये थोड़ा कहीं सुनेला लगता है। यानी कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, लेकिन वर्ड को बदल दिया है, यानी कि एलील्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कैपिटल और स्मॉल का वर्ड लिख के बता रहा है। तो कैसे सॉल्व करोगे? एकदम जैसे कैपिटल आर, कैपिटल वाई सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करोगे। करके दिखाते, क्या करके दिखाने में बहुत टाइम चला जाएगा बाबू। जैसे तुम डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते हो वैसे परफॉर्म करो इसको। यहाँ से गैमेट आएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, यहाँ से गैमेट आएगा कैपिटल ए स्मॉल बी, फ्यूज कराओ। F1 में होगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, फिर F1 क्रॉस F1 कर दो F2 निकालने के लिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, क्रॉस कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब याद होगा तुमको, यहाँ पर हम लोग को 4x4 का बॉक्स बनाना पड़ेगा, इससे 4 गैमेट बनेगा। एकदम डाई हाइब्रिड क्रॉस है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद देखो कि ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है। हम तुमको बता देते हैं, लेकिन तुम मैच कराना, ठीक है? देखना, ये आएगा तुम्हारा 1 सेकेंड, ये आएगा तुम्हारा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 2 और ये आएगा 1। जीनोटाइप में देखना, इसका आंसर 1:2:2:1 है, लेकिन करके देख लेना, अपने से छोड़ना नहीं, करके देख के जाने, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो फंसोगे वहां पे जाकर। चलिए, अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का आपको एग्जांपल देना है। ह्यूमन बीइंग में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का आपको एग्जांपल देना है। क्या होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? क्या है? ह्यूमन स्किन कलर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक से ज्यादा जीन मिल करके किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता हो। तो ह्यूमन स्किन कलर है AA BB CC, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर। 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे बढ़ो। 19 नंबर, सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ, ये तो अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, लास्ट वाले में पढ़ाए थे। सिकल सेल एनीमिया एग्जांपल है प्लियोट्रॉपी का। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है किसी एक जीन के खराब होने से आपके बॉडी का मल्टीपल फेनोटाइपिक कैरेक्टर में प्रॉब्लम होगी। तो हाँ जी, प्लियोट्रॉपी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एब्सेंट। बाप रे, ये एब्सेंट थोड़ा सा हार्ड वर्ड है। एब्सेंट के बजाय लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, चांसेस इज लो, कम, में, फिर ज्यादा अच्छा वर्ड होता है। खैर चलो कोई बात नहीं। एब्सेंट जीन लोग कब होगा? ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब जीन सेम क्रोमोसोम पर हो, जब जीन होमोलोगस क्रोमोसोम पर हो, जब जीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर हो, ये सभी कंडीशन नहीं बाबू। जीन लोकेटेड जब सेम क्रोमोसोम पर होगा तब। ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन थॉमस एंड मॉर्गन का बात है। आपको बताया था ना, जब दो जीन एक दूसरे से काफी ज्यादा फिजिकली एसोसिएटेड होता है तो वो टूटता नहीं है। जब जीन अलग नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं होगा, ये याद रखिए। असर्शन रीजन फिर से आ गया। द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम इज क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। ये सही है, स्टेटमेंट ट्रू है कि डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। द नंबर ऑफ बार बॉडी, ओ भैया बार बॉडी का क्वेश्चन, फाउंड इन अफेक्टेड फीमेल ऑफ डाउन सिंड्रोम इज 2। नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है बाबू, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। डाउन सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता नहीं है, वो तो ट्राइसोमी 21 है, तो 21 नंबर क्रोमोसोम प्रॉब्लम हुआ है। तो डाउन सिंड्रोम पे जो फीमेल होगी उसका भी कैरियोटाइप XY ही है, ऐसा XX है। एक सेकंड, इसका जो कैरियोटाइप है वो XX है ना। तो हम लोग जानते हैं फीमेल के अंदर में एक बार बॉडी होता है, मेल में एक भी बार बॉडी नहीं होता, 0 बार बॉडी होता है।
तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट ये फॉल्स है। यहाँ पे बोल रहा है बार बॉडी अफेक्टेड फीमेल में 2 होगा, नहीं बाबू 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, एक ही होगा, तो ये फॉल्स है। रीजन ट्रू, असर्शन फॉल्स। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े। Which of the following enzyme combines ओकाजाकी फ्रेगमेंट? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को कौन सा एंजाइम आपस में जोड़ने का काम करता है? आंख बंद करके डीएनए लाइगेज, जिसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मॉलिक्यूलर ग्लू, डीएनए लाइगेज। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज प्रोड्यूस फ्रॉम आरएनए? जब किसी डीएनए को आरएनए से बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? आरएनए से डीएनए बनाना एक एक्सेप्शनल प्रोसेस है, ठीक है। ऐसे नेचर में ये सेंट्रल डॉगमा के अगेंस्ट है। आरएनए से डीएनए बनाने के लिए आपको जो प्रोसेस यूज करना पड़ेगा उस प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ऐसे में जो डीएनए बनता है दिस इज कॉल्ड सीडीएनए। सीडीएनए का फुल फॉर्म होता है बाबू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये आप जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाया गया होगा सीक्वेंस एनोटेशन नाम के टेक्निक में कि किस तरीके से सीडीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। चलिए, ऑफलाइन क्लास में सब पढ़ाया हुआ है, अच्छे से पढ़ना। What is wrong about protein synthesis? इनमें से क्या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए गलत है? Only one strand of DNA act as template for mRNA synthesis. ये स्टेटमेंट सही है। tRNA bring amino acid one by one, ये भी सही है। mRNA passes into cytoplasm and get attached to 30S ribosomal subunit, ये भी सही है। DNA polymerase mediate mRNA, ये गलत है बाबू। डीएनए पॉलीमरेज क्यों करेगा? आरएनए पॉलीमरेज करता है यह काम। तो स्टेटमेंट नंबर डी गलत है, इसीलिए इसका आंसर डी। चलिए आगे बढ़े। ओहो, सेफ पे क्लिक हो, एक सेकंड। इंफॉर्मेशन फ्लो और सेंट्रल डॉगमा मॉडर्न बायोलॉजी, डीएनए आरएनए प्रोटीन, इसमें क्या ही है? डीएनए आरएनए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक कोड इज सेड टू बी डीजेनरेट। जेनेटिक कोड को डीजेनरेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि one codon codes for more than one amino acid. One amino acid is coded by more than one codon. इसका आंसर होगा बाबू सी नंबर। one codon codes for more than one amino acid. एक कोड एक से ज्यादा अमीनो एसिड से कोड हो सकता है, तो ये डीजेनेरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड कहलाती है। सही है जी, आगे बढ़ा जाए। इन ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, यानी कि लैक ओपेरॉन का क्वेश्चन आया बाबा। In operon concept, the operator gene combines with, ऑपरेटर के साथ में कौन कंबाइन करता है? रेगुलेटर प्रोटीन कंबाइन करता है ताकि स्ट्रक्चरल जीन को स्विच ऑफ कर दिया जाए। भाई पहले ही सही हो गया, पहले ही सही हो गया। लैक ओपेरॉन का टॉपिक किस किस बच्चे को याद है? याद करो, पाइपोजिया का सीक्वेंस ऐसे करके आपको पढ़ाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 PIPOZYA। ज्यादा बन गया क्या? ये वाला ज्यादा है, ठीक है, इसको काट लो। PIPOZYA। तो यहां से जो मेरा आई है वो बनाता था एक प्रोटीन, और ये प्रोटीन सीधा जाकर के बाइंड कर जाता था ऑपरेटर से, तो मेरा आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ नहीं पाता था। ये स्विच ऑफ करने वाला प्रोसेस है, तो यहाँ पर ए नंबर सही होगा। क्लास में पढ़ाया हो बच्चा, ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, छोड़ना नहीं है सब क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। During DNA replication, the strands are separated by helicase enzyme. ये स्टेटमेंट ट्रू है। Lac operon is a type of inducible operon, ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। Both are true but reason is not the correct explanation. Yes, दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पर सही है। Lac operon एक inducible operon है, ये आपको पढ़ाया हुआ है, और डीएनए रेप्लिकेशन में स्ट्रैंड्स को डीएनए हेलिकेज ओपन करता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत। चलिए आगे बढ़े। 29 नंबर, मिलर एंड उरे परफॉर्म्ड एन, एवोल्यूशन से क्वेश्चन है, मिलर और उरे का एक्सपेरिमेंट। बोल रहा है कि कौन सा गैस को ये लोग लिया था अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ। अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ बाबू वाटर और मीथेन लिया था। अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ वाटर और मीथेन लिया था। H2OCH4 आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। को-असर्वेट क्या है? को-असर्वेट हम लोग के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में बनने वाला सेल से पहले एक ऑब्जेक्ट है जो प्रोटोबायोंट कहला सकता है। प्रोटोबायोंट विद पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन एंड वाटर। ये आंसर ज्यादा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। प्रोटोबायोंट विद पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन एंड वाटर। प्रोटोबायोंट का मतलब अर्ली सेल समझ लो, ये अर्ली सेल था जिसमें पॉलीसैकेराइड से प्रोटीन थे और वाटर था। तो असर्वेट्स कहते हैं इन्हें, ठीक है। चलिए, होमो इरेक्टस किस एरा में ओरिजिनेट हुआ? इसका आंसर मेरे ख्याल से जहां तक हमको याद आ रहा है, इसका आंसर प्लीस्टोसीन है, ठीक है। आंसर इज प्लीस्टोसीन।
ये एक ऐसा एरा था जिसमें होमो इरेक्टस, ह्यूमन एवोल्यूशन का आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। ड्रायोपिथेकस, रैमापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथैल मैन, होमो सेपियंस। तो यहाँ पे होमो इरेक्टस के बारे में बोल रहे हैं जो कि प्लीस्टोसीन में डेवलप हुआ था। याद रखना पड़ेगा बाबू, मेमोराइजिंग पार्ट है, कुछ नहीं कर सकता। लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इज ड्यू टू सेंट्रीपीटल सिलेक्शन। बाप रे बाप, ये बहुत भारी क्वेश्चन पूछ लिया भाई। लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इज ड्यू टू सेंट्रीपीटल सिलेक्शन। सेंट्रीपीटल सिलेक्शन आपको पता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का दूसरा नाम है। किसका दूसरा नाम है? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हम लोग किसको बोलते हैं? जहां पे मीन वैल्यू सिलेक्ट होता है। ये आपको हम बताए थे ना शायद, एक सॉल्व कराते हुए शायद बताएं इसको, जहां पे मीन वैल्यू सिलेक्ट होता है। तो क्या लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ मीन वैल्यू के सिलेक्ट होने से हुआ था? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्सट्रीम वैल्यू के सिलेक्ट होने की वजह से हुआ। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ड्यूरिंग डायरेक्शनल सिलेक्शन व्हेन द मीन वैल्यू ऑफ फेनोटाइप कोइंसाइड्स with new optimum environment condition centripetal selection takes over। बाबू ये क्वेश्चन बहुत गहराई में दे रहा है, तो नीट लेवल का क्वेश्चन लग रहा है। बोल रहा है कि जब डायरेक्शनल सिलेक्शन कुछ समय तक चलता है और मीन वैल्यू को हम लोग अपना और पहुंच जाते हैं मीन वैल्यू तक, तो फिर क्या सेंट्रीपेटल सिलेक्शन चलना शुरू हो जाता है। ये बात सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जब नेचर किसी एक एक्सट्रीम चीज को सपोर्ट करती है और सपोर्ट करने के बाद वो नेचर में फिट बैठ जाता है, तो नेचर फिर उसको मेंटेन करने के लिए उसको मीन मान करके उसका मीन वैल्यू बना लेती है और उसके बाद वो सिलेक्शन